श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और वो पेशे से एक शेफ था और उसने जानवरों का मांस काटने की अलग से विशेष ट्रेनिंग ली थी और यहीं से उसे ये आइडिया आया कि वो इस लड़की को काटकर उसके पूरे शरीर को उसके टुकड़े करके शहर में अलग अलग जगह पर फेंक सकता है। इसके अलावा उसने इस हत्याकांड की साजिश रचने के लिए अमेरिका की एक मशहूर टीवी सीरीज देखी जिसका नाम है डेक्स्टर। ये टीवी सीरीज वर्ष 2006 में आई थी और इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे एक सीरियल किलर इतने शातिर तरीके से लोगों की हत्या करता है और वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। यहीं से इस लड़के ने पूरा जो आइडिएशन है इस हत्याकांड का वो लिया। यानी अगर आप देखेंगे तो आज हमारे देश के लोगों के आसपास जो सारी चीजें हैं वो क्या हैं, आज हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आपके आसपास क्या है? आपके आसपास वेब सीरीज है, आपके आसपास जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके आसपास डेटिंग एप्स हैं, आपके आसपास सोशल मीडिया है। जिन तमाम जगह लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि हत्या, लूट, चोरी और बेईमानी कैसे की जा सकती है। और आप जब देखेंगे तो जब आपको दिन भर जो चीज दिखाई जाएगी, अगर आप वेब सीरीज देखेंगे तो वेब सीरीज में भी आपको जो देखने को मिलता है उसमें आपको अश्लीलता और इसी तरह की हिंसा देखने को मिलती है। और हर वेब सीरीज में जैसे जैसे आप आगे की वेब सीरीज देखेंगे, नई नई देखेंगे, आपको यह पता चलेगा कि वेब सीरीज में आपको हिंसक प्रवृत्ति के बारे में ज्यादा बताया जाता है। तो चारों तरफ आप एक ऐसे कंटेंट से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव है। दूसरी तरफ पारिवारिक मूल्यों के लिए बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक परिवार में किस तरह का माहौल होना चाहिए, एक मजबूत परिवार कैसा होना चाहिए, माता पिता की इज्जत कैसे करनी चाहिए, अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहिए, इस बारे में आपके पास कितना कंटेंट उपलब्ध है। कितनी ऐसी फिल्में बन रही हैं आजकल, कितने ऐसे वेब सीरीज बन रहे हैं, कितने और सोशल मीडिया पर आपको इस तरह की कहानी मिल रही है। यानी इस तरह की जो कंटेंट है वो अब उपलब्ध ही नहीं है। तो आज का जो युवा है वो देखेगा भी तो क्या देखेगा, वो सिर्फ नेगेटिव कंटेंट देखता है और फिर उसी से प्रेरणा लेता है और वैसा ही बनना चाहता है। जबकि अच्छा बनने के लिए अब आपके आसपास बहुत ही कम कंटेंट बचा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज पेरेंटिंग कैसी है। क्या माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है? क्या माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें जरा सा भी आभास हो? और क्या ये बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं या मानेंगे? आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब 26 साल की एक लड़की ये कहकर अपने माता पिता की बात मानने से इनकार कर देती है कि अब वो बालिग है और कानूनी रूप से किसी भी धर्म के लड़के के साथ शादी या बिना शादी किए रह सकती है, तो ऐसे में परिवार कर क्या सकता है? क्योंकि वो कानूनन जो लड़की कह रही है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जो लड़का अगर कानूनन ऐसा कर रहा है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक ऐसा सवाल है जिसका अक्सर किसी भी माता पिता के पास आज कोई जवाब है ही नहीं, किसी परिवार के पास नहीं है। अगर आपके परिवार में भी कोई युवा ऐसा है जो ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहता हूं और मैं बालिग हूं, तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। आज हमने इसके बारे में कुछ मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट के साथ बात की और ऐसे परिवारों से भी बात की जो अपने जीवन में ऐसे सवालों से गुजर चुके हैं, ऐसे अनुभवों से गुजर चुके हैं। और देखिए उन्होंने हमें क्या बताया। इस बातचीत से हमें यह समझ में आया कि आज के दौर में माता पिता का अपने बच्चों के साथ वैसा भावुक रिश्ता नहीं रहा जो पहले के जमाने में हुआ करता था। अब वो जमाने चले गए जब पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता था। अब सब अपने अपने कमरे में खाना खाते हैं, सबको अलग अलग, सबका जीवन का स्टाइल है, अलग अलग दोस्त हैं। अब ज्यादातर लोग, परिवार के लोग, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, सब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। पहले माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड हुआ करता था और ये एक बैंक की तरफ से जारी होने वाले उस सिक्योरिटी बॉन्ड की तरह था जो परिवार के लिए एक ब्लैंक चेक की तरह काम करता था। आप याद कर लीजिए, ये एक ब्लैंक चेक होता था जिसको आप इमोशनल कार्ड कहते थे और वो ऐसी किसी भी मुसीबत में अपने बच्चों पर परिवार के लोग इसका इस्तेमाल करके उन्हें उनके फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया करते थे। एक जमाना था जब माएं अपने बच्चों को कहती थी कि ये काम मत करो वरना तुम्हारे पिता को बहुत धक्का लगेगा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब हो जाएगी। वो
किसी खास बीमारी के शिकार हैं, उन्हें डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और बच्चे सिर्फ इसलिए कि माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा अपने फैसलों को बदल दिया करते थे। ये एक इमोशनल बॉन्ड था परिवारों के बीच। लेकिन अब बच्चों की परवरिश यानी पेरेंटिंग वैसी होती ही नहीं है। अब वो इमोशनल बॉन्ड समाप्त हो चुका है। अब अगर आप बच्चों पर इस इमोशनल रिश्ते को अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर उन्हें इमोशनल बनाते हैं, तो बच्चे इसे इमोशनल अत्याचार के रूप में लेते हैं। वो कहते हैं कि हम पर इमोशनल अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा हमारे देश में एक समस्या यह भी है कि हमारा समाज किसी भी घटना पर संगठित होकर, एक होकर कदम नहीं उठाता, बल्कि हमारा समाज घटना के हिसाब से लोगों को जज करता है। परिवार जज करता है, रिश्तेदार जज करते हैं, पड़ोसी जज करते हैं, आपके आसपास के जितने दोस्त हैं वो आपको जज करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी तकलीफ और अपने साथ हुई इस तरह की घटनाओं के बारे में खुलकर बताने से डरते हैं, जैसा कि इस घटना में भी हुआ होगा। और इसीलिए श्रद्धा ने किसी को बताया नहीं, अपने दोस्तों को नहीं बताया, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि लोग जब किसी को मुसीबत में देखते हैं तो वो अंदर से खुश ही होते हैं। ये लड़की आफताब के लिए अपने परिवार को छोड़कर आ गई और जब ये लड़का उसे मारने पीटने लगा तो उसे शायद यही लगा होगा कि अगर अब वो अपने परिवार के साथ अपने पिता को इसके बारे में बताएगी तो वो उसे जज करेंगे और कहेंगे कि उन्हें पहले से सब कुछ पता था और वो उन्होंने पहले ही लड़की को ये चेतावनी दी थी। लेकिन इस लड़की ने ही उनकी एक नहीं सुनी और इसी वजह से वो शायद इस तकलीफ को सहती रही और एक दिन आफताब ने उसके साथ उसके सपनों के भी टुकड़े कर दिए और उसके शरीर के भी टुकड़े कर दिए। श्रद्धा के पिता अब भी अपनी बेटी की मौत की खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और उनका कहना है कि आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है और झूठी कहानी बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बड़ी कोशिश की, यहां तक कि डॉक्टरों की भी मदद ली और उसकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन इसके बावजूद आफताब श्रद्धा का ब्रेन वॉश करता रहा और वो उसी के साथ रहने लगी। तो आज ये सारी बातें हैं जो आज हमें एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर हर माता पिता को और हर युवा को आपस में ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। आपको भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि ये जो हो रहा है हमारे आसपास, ये क्यों हो रहा है। जब इस तरह की वेब सीरीज़ बनती हैं, जब इस तरह के डेटिंग ऐप्स आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, उस समय आपको ये एक नया प्रयोग लगता है। सब लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि देखिए ये भी हो सकता है। तब हम ये नहीं जानते कि धीरे धीरे कैसे ये हमारे जीवन को बदलती है। अब आप सोचिए, जब कुछ वर्षों के बाद इस तरह की घटनाएं आती हैं, तब आपको समझ में आता है कि टीवी पर आप क्या देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप क्या देखते हैं, आप डेटिंग ऐप्स पर क्या करते हैं, उसका हमारे देश के लोगों के जीवन पर कितना असर पड़ता है और कैसे सीधा असर पड़ता है। आज ये जो केस है, ये उसकी सबसे बड़ी केस स्टडी है। इसलिए सबको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और ये सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।